बच्चों हम हमारा थर्ड चैप्टर उत्पादन तथा लागत समाप्त कर चुके। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े, उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, पैमाने का प्रतिफल, लागतें, अल्पकालीन लागतें, दीर्घकालीन लागतें। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, जिसे सुविधा की दृष्टि से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट फर्स्ट और इसका देखते हैं हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न है बच्चों, उत्पादन की फलन की संकल्पना को समझाइए। बच्चों उत्पादन जो फलन है उसकी संकल्पना को हमको यहाँ पर समझाना है कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो उत्पादन के जो साधन है और जो उत्पादन है उन दोनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है वो क्या कहलाता है? उत्पादन फलन। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे कि एक फर्म का उत्पादन फलन क्या होता है? उपयोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा जो उत्पादित निर्गत है उनके मध्य का संबंध। आगत अर्थात उत्पादन के साधन और निर्गत अर्थात होने वाला उत्पादन, इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच जो संबंध है वही उत्पादन फलन होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आगत का कुल उत्पादन क्या होता है? कुल उत्पादन क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन मिलकर जो भी उत्पादन करते हैं वही क्या होता है? कुल उत्पादन, जिसे कि हम किससे डिनोट करते हैं? टीपी से डिनोट करते हैं। हमने पढ़ा था ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह आगत की सभी इकाइयों द्वारा उत्पादित किया गया उत्पाद है। अन्य शब्दों में आगत की प्रत्येक इकाई के अनुरूप यह सीमांत उत्पाद का जोड़ है। दूसरा आप इसका लिख सकते हैं कि ये जो सीमांत उत्पाद होता है उसका क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है टीपी बराबर सिग्मा एमपी टीपी एपी इंटू क्यू। यदि हम औसत उत्पादन को उत्पादन के इकाइयों से यदि हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें, तब भी हमारा क्या आ जाएगा? कुल उत्पाद आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आगत का औसत उत्पाद क्या होता है? तो औसत उत्पाद यानी क्या होता है? प्रति इकाई उत्पादन। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो कुल उत्पादन है उसमें उत्पादन के साधनों का यदि हम भाग लगा दें तो क्या ज्ञात हो जाएगा? औसत उत्पादन। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह आगत का प्रति इकाई उत्पादन है। सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे? एपी बराबर टीपी बटे में क्यू। हम सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको आंसर में इस तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है? हमने कुल उत्पाद की बात कर ली, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा किस पे आ गया? औसत उत्पाद पे। अब अगला प्रश्न क्या है? सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद क्या होता है कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए जो हम उत्पादन के साधन लगाते हैं, तो उत्पादन की एक अतिरिक्त साधन लगाने पर कुल उत्पाद में जो परिवर्तन आता है वही क्या होता है? सीमांत उत्पाद होता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि परिवर्तित आगत की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, जो भी उत्पादन के साधन है उसकी एक अतिरिक्त इकाई लगाने से अतिरिक्त जो उत्पादन होता है अर्थात कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है वही क्या कहलाता है? सीमांत उत्पादन। कि जब स्थिर आगतें क्या रहती हैं? समान रहती हैं। जो स्थिर जो है साधन वो तो स्थिर ही रहता है, केवल परिवर्तनशील साधनों के उत्पादन से ही क्या होता है? उनसे ही इसमें परिवर्तन आता है। तो इसका सूत्र क्या बन गया? एमपी बराबर टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। अर्थात टीपी एन अर्थात जो वर्तमान में जो कुल उत्पादन हो रहा है और जो पहली इकाई से जो उत्पादन हो रहा था उनको माइनस करने से सीमांत उत्पादन होता है। इसका जो दूसरा सूत्र है वो ये भी बनता है एमपी बराबर डेल्टा टीपी और डेल्टा एल। एल मतलब श्रम की इकाई यदि परिवर्तित हो रही है तो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा उसे ही हम सीमांत उत्पादन कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध को बताइए। हमने कुल उत्पाद अभी पढ़ा था टीपी, उसके बाद हमने सीमांत उत्पाद पढ़ा कि क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो आपको इससे डायग्राम बनाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा और आप इसका आंसर अच्छे से भी दे पाएंगे। तो कुल उत्पाद कैसा होता है बच्चों? कुल उत्पाद होता है इस आकृति का। ये जहाँ अधिकतम होता है वहाँ सीमांत उत्पाद होता है 0। यहाँ पर ये 0। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम के आधार पर यहाँ पर आप लिख दो एल एल, यहाँ एमपी, यहाँ टीपी। इस आधार पर आपको कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में अंतर को बताना है कि जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद बढ़ता है। पहले कुल उत्पाद कैसे बढ़ता है? बढ़ती दर से, अर्थात उन्नत दर होता है।
ठीक है। तो सीमांत उत्पाद भी कैसा होता है, बढ़ता हुआ होता है। जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, अर्थात जब वो नतोदर होने लगता है, घटती दर से बढ़ता है, तो सीमांत उत्पाद घटने लगता है। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है, कुल उत्पाद क्या हो गया, अधिकतम, तो सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध को दर्शाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पनाओं को समझाइए। तो बच्चों, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था कि अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल। तो अल्पकाल क्या होता है, समय की छोटी अवधि होती है जिसमें हम स्थिर साधनों को तो नहीं परिवर्तित कर सकते, केवल परिवर्तनशील साधनों को ही क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी आधार पर हमने अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ा था। हमने ये भी बात की थी कि अल्पकाल में क्या होती है, स्थिर साधनों की जो लागतें होती है वो स्थिर लागतें होती हैं और जो परिवर्तनशील साधनों की लागतें होती है वो परिवर्तनशील लागतें होती है, जबकि दीर्घकाल में स्थिर लागतें नहीं पाई जाती है। तो यही अल्पकाल और दीर्घकाल होता है। यहाँ पर यही इस तरह से इसका आंसर लिखना है आपको। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन तो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, और कुछ साधन कैसे होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इसलिए उत्पादन वर्ग केवल परिवर्तनशील साधनों को ही बढ़ाकर क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो केवल हमें परिवर्तनशील साधनों को ही बढ़ाना होगा, स्थिर साधनों को तो हम बढ़ा ही नहीं सकते अल्पकाल में। दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के क्या होते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना क्या हो सकता है, हम परिवर्तित कर सकते हैं। अल्पकाल में लागत क्या होती है, दो प्रकार की, एक तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, और दीर्घकाल में केवल परिवर्तनशील लागतें होती हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की हासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। हासमान सीमांत उत्पाद हमने अभी पढ़ा था ना कि सीमांत उत्पाद शुरू में तो बढ़ता है, फिर घटता है और फिर शून्य होकर ऋणात्मक होने लगता है। तो कैसा होता है सीमांत उत्पाद, कैसी आकृति का होता है, उल्टे यू आकृति का होता है। तो आपको क्या बता रहा है, हासमान सीमांत उत्पाद की स्थिर साधन, अन्य साधन जब स्थिर रहते हैं तो एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो सीमांत उत्पाद शुरू में बढ़ता है, उसके बाद क्या होने लगता है, घटने लगता है। यही यहाँ पर लिखा है कि हासमान सीमांत उत्पाद नियम के अनुसार अन्य साधन का प्रयोग स्थिर रहने पर यदि एक परिवर्तनशील साधन के प्रयोग में वृद्धि की जाती है तो एक स्तर के बाद सीमांत भौतिक उत्पाद क्या होने लग जाता है, घटने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो कि अल्पकाल में लागू होता है, जब क्या होते हैं, उत्पादन के साधन कुछ तो स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। तो यही यहाँ पर लिखना है आपको कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार यदि अन्य साधनों का प्रयोग क्या रखें, हम स्थिर रखें, और किसी परिवर्तनशील साधन की इकाई क्या होती है, बढ़ाई जाती है, तो कुल भौतिक उत्पाद प्रथम अवस्था में तो कैसा होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। आपको इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है। कुल भौतिक उत्पाद पहले तो बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके बाद घटती दर से बढ़ता है, और तीसरी अवस्था में क्या होने लगता है, घटने लगता है। अन्य शब्दों में यदि अन्य साधन का प्रयोग स्थिर रखते हुए किसी परिवर्तनशील साधन की इकाइयां बढ़ाई जाती है तो क्या होता है, सीमांत उत्पाद प्रथम अवस्था में तो बढ़ता है, उसके बाद दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद क्या होता है, घटता है, और उसके बाद कैसा रहता है, ये बढ़ता और घटता है, लेकिन कैसा रहता है, धनात्मक, और तीसरी अवस्था में तो ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की पूरी चीज़ें लिखनी होगी और ये डायग्राम भी बनाना होगा। यहाँ पर आप ये भी लिख दीजिए, ये क्या है, टीपी, ये एल, ये एमपी, ये एल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे इसका। अगला प्रश्न है आपका, एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। तो बच्चों, हमने पैमाने के प्रतिफल में क्या पढ़ा था कि यदि उत्पादन के साधनों को दुगना किया जाता है तो उत्पादन भी यदि दुगना हो जाता है तो वो कौन सा प्रतिफल होता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि यदि उत्पादन के सभी साधनों को दुगना करने पर उत्पादन भी क्या हो जाए, दुगना, तो क्या होता है, पैमाने के उत्पादन के स्थिर पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न क्या है कि एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। तो वर्धमान पैमाने का प्रतिफल क्या होता है कि यदि उत्पादन के साधन को दुगना किया जाए
तो जो उत्पादन है वो दुगने से भी अधिक बढ़े तो वो क्या कहलाएगा, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। तो आपको यही आंसर लिखना है कि यदि उत्पादन आगतों को दुगना करने पर कुल उत्पाद दुगने से अधिक हो जाए तो उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने के प्रतिफल को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल वर्ग को कब संतुष्ट करता है। तो वही वाली बात कि यदि उत्पादन के साधनों को दुगना किया जाए तो उत्पादन दुगने से कम बढ़े तो वो क्या होता है, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। तो यही आपको ऐसे आंसर लिखना है कि यदि उत्पादन आगतों को दुगना करने पर कुल उत्पादन दुगने से क्या हो जाए, कम हो जाए तो वो होगा ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों की लागत फलन की संकल्पनाओं को क्या बताना है, संक्षेप में समझाना है कि लागत फलन क्या होता है। हमने क्या बात की कि उत्पादन के साधन की लागत किस पर डिपेंड करती है, उत्पादन पे। यदि उत्पादन अधिक होगा तो लागत भी क्या आएगी, अधिक आएगी, और यदि उत्पादन कम होगा तो लागत भी क्या आएगी, कम आएगी। आ रहा है बच्चों समझ में। तो उत्पादन की जो लागत है वो किस पर डिपेंड करती है, उत्पादन पर डिपेंड करती है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लागत और उत्पादन के बीच में कार्यात्मक संबंध को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। एक सूत्र के रूप में कैसे दिखा सकते हैं कि C इज द फंक्शन ऑफ Q, अर्थात C यहाँ पर क्या है, लागत, और Q यहाँ पर क्या है, उत्पादन। ठीक है, कि जो ये लागत है वो किस पर निर्भर करती है, उत्पादन पर। आगे बच्चों समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत क्या होती है, वे किस प्रकार से संबंधित है। आपको कुल लागत बतानी है, स्थिर, परिवर्तनशील और कौन सी लागत है आपकी, कुल लागत। ठीक है, आपको भी पता है स्थिर और परिवर्तनशील लागत किस में पाई जाती है, अल्पकाल में पाई जाती है। तो इन तीनों में क्या संबंध होता है वो हमें समझाना है। या फिर इस प्रश्न को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों को एक तालिका और चित्र के द्वारा समझाना है। हम इसको समझाने के लिए एक सारणी का प्रयोग भी करेंगे और एक चित्र का प्रयोग भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो कुल लागत है वो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों का योग होती है, क्योंकि उत्पादन करने में स्थिर साधनों की आवश्यकता भी होती है और परिवर्तनशील साधनों की भी आवश्यकता होती है। तो इन दोनों साधनों की जो लागत होती है उसको हम क्या कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना होगा अलग अलग क्या होती है। कुल लागत मतलब जो भी उत्पादन के साधन लगाए हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन होता है तो उसमें जो लागतें आती हैं, उत्पादन के साधनों की जो कुल लागत होती है वो कहलाएगी हमारी कुल लागत। उस पर किया गया कुल व्यय, यही लिखा है। यदि किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय का योग क्या होता है, कुल लागत। कुल स्थिर लागत क्या होती है, यह उन साधनों की लागत का योग है जो कि उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती अपितु क्या रहती है, स्थिर रहती है। स्थिर साधनों की लागत क्या होती है, यदि उत्पादन हो या ना हो, उत्पादन शून्य होने पर भी उत्पादक को वो लागत वहन करनी पड़ती है, इसीलिए ये स्थिर लागतें होती हैं। इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। अगला लिखना है आपको कुल परिवर्तनशील लागतों के बारे में कि कुल परिवर्तनशील लागतें क्या होती है, जो उत्पादन बढ़ने के साथ क्या होती है, बढ़ती है, और उत्पादन कम किया जाता है तो लागतें भी कम हो जाती हैं। ये उन साधनों की लागत है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ती है और उत्पादन की मात्रा कम होने पर कम हो जाती है। तो तीनों को आपको समझ में आ गया कि कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों को हमें किस तरीके से लिखना है। अब इसके बाद जैसा कि हमारे प्रश्न में पूछा था, हमें तालिका भी बनानी है और उसका डायग्राम भी बनाना है। तो तालिका में आप इस तरीके से उत्पादन की मात्रा दर्शाएंगे, 0, 1, 2, 3 की भी किस तरीके से उत्पादन बढ़ता जा रहा है, उत्पादन की मात्रा TFC। अब इसमें लागतें क्या आ रही है, कुल स्थिर लागतें जो कि हजार क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अब हम देखते हैं TVC को, 1000 वो तो स्थिर रहेगी, चाहे उत्पादन कितना भी हो वो 1000 स्थिर ही रहेगी, स्थिर लागत। अब हम देखते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। तो कुल परिवर्तनशील लागतों को यदि आप देखोगे तो ये क्या होती है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है ये बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये परिवर्तनशील साधनों की लागत होती है। ये क्या होती है, प्रारंभ में तो क्या होती है, ये घटती दर से बढ़ती है और बाद में बढ़ती दर से बढ़ती है। इन दोनों का टोटल क्या होती है, TC होती है। इन दोनों का टोटल करेंगे ना, 1000 और 0 1000, 1000 और 300 1300, 1000 और 800 1800, 1000 और 1500 2500, 1000 और 2000 3000, 1000 और 2500 3500। तो जो हमारी TC है वो किसका योग है, TFC और TVC, इन दोनों का योग होती है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको तीनों के वक्र को भी हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि TFC है वो हमारी क्या है, स्थिर है। ये हमारा उत्पादन है, यहाँ पर हमें दर्शाना है TFC, TVC और TC। ठीक है,
तो जो TFC वक्र है वो उत्पादन कितना भी हो ये कैसी रहती है, स्थिर होती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें TVC, तो TVC का क्या होता है, TVC प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है, उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ती है। तो क्या होता है, TVC प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है और फिर बाद में बढ़ती दर से बढ़ती है। तो इसका आकार कैसा होगा, उल्टे S आकार का। ठीक है, पहले क्या होगी, घटती दर से बढ़ेगी और बाद में बढ़ती दर से बढ़ेगी। ठीक है, यदि घटती दर से बढ़ती है इसका मतलब नतोदर होगा, बढ़ती दर से बढ़ेगी मतलब उन्नतोदर होगा। ठीक है, अब जो TC है वो क्या होती है, TVC और TFC दोनों का योग होती है। तो हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, इस तरह से। TC और TVC दोनों समानांतर होंगे, दोनों से जो सेम उल्टे S आकार के होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का योग होती है। इसका भी यही होता है कि पहले घटती दर से बढ़ती है और बाद में बढ़ती दर से बढ़ती है। ठीक है, अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा किस तरीके से, कि तालिका से स्पष्ट है कि जो TVC है वो पहले कैसे बढ़ती है, घटती दर से। TVC के साथ साथ यहाँ पर TC भी है, पहले घटती दर से बढ़ती है उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण होता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण क्या होता है कि कुल उत्पाद पहले क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। कुल उत्पाद जब बढ़ती दर से बढ़ता है तब जो ये TC है और TVC है वो घटती दर से बढ़ती है। यहाँ पर ये लिखा है कि कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो कुल लागत क्या होती है, घटती दर से बढ़ती है। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की पहली अवस्था के हिसाब से। और जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, बाद में वो कुल घटती दर से बढ़ने लग जाता है। हमने बनाया था ना वो शेप का और उल्टे U आकार का वक्र, तो उसमें क्या होता है, जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ने लग जाता है तो जो कुल लागत है वो बढ़ती दर से बढ़ती है। जैसे कि हमने अभी बनाया, कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है परिवर्तनशील अनुपातों की दूसरी अवस्था के अनुसार। और TC और TVC का आकार कैसा होता है, विपरीत S के आकार के बराबर होता है। हमने भी बनाया उल्टे S के आकार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और इसके बाद है कि TFC प्रत्येक इकाई पर क्या होता है, समान। जो TFC है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है। TC, TFC और TVC का क्या होती है, योग। ये हमने चर्चा कर ली। TVC और TC एक दूसरे के समानांतर होते हैं। आपको इसी तरीके से ये सारा आंसर लिख के आना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है कि एक फर्म की औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत क्या है, ये किस प्रकार से संबंधित है। आपको बताना है कि औसत स्थिर लागत क्या होती है, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है और औसत लागत क्या होती है, और ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो हमें क्या करना है, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत जो स्थिर लागत है उनके पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं कि हमें क्या, कुल लागत में यदि उत्पादन की मात्रा का भाग दे तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत लागत आ जाएगा। औसत परिवर्तनशील लागत मतलब जो कुल परिवर्तनशील लागत है उसमें उत्पादन की मात्रा का भाग दे दे, हमने पढ़ा था ना। और औसत स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत में हम उत्पादन की मात्रा का भाग देके ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हम तीनों के पहले फॉर्मूला लिख लेंगे ताकि आपको ये पता रहे कि हमें किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। फिर हम इसकी बनाएंगे सारणी। ठीक है, सारणी में हम शुरू में TFC, TVC और TC, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि TFC और TVC का योग क्या होती है, TC होती है। और इन तीनों के आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे, औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। सबसे पहले AFC, तो AFC के लिए क्या करेंगे, TFC में Q का भाग दे देंगे। हम यहाँ पर चाहें तो फॉर्मूले लिख सकते हैं, TFC Q, TVC बटे में Q और TAC, TC बटे में Q। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे कि यदि 10 में 0 का भाग कुछ नहीं, 10 में 1 का भाग देंगे 10 आ गया, 10 में 2 का देंगे 5, 10 में 3 का देंगे 3.3, 10 में 4 का देंगे 2.5, 10 में 5 का देंगे 2 और 10 में 6 का देंगे 1.66। ठीक है, इसके बाद हम AVC याद करने के लिए TVC में Q का भाग देंगे। TVC है, इसमें Q का भाग देंगे। 0 में 0 का 0, 8 में 1 का 8, 14 में 2 का 7, 18 में 3 का 6, 24 में 4 का 6, 34 में 5 का 6.8 और यहाँ पर है 50 में 6 का 8.3। इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर हम याद करेंगे औसत लागत। औसत लागत के लिए हम कुल लागत में Q का भाग देंगे। तो 0 में आएगा, 0 में 10 में यदि हम 0 का भाग देंगे तो 0, 18 में 1 का 18, 24 में 2 का 12, 28 में 3 का 9.3, 34 में 4 का 8.5, 44 में 5 का 8.8 और 60 में 6 का 10। इस तरीके से हम AFC, AVC और SAC ये तीनों हम निकाल लेंगे।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बतानी है और हम चाहे तो इसमें डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके आधार पर इसका डायग्राम भी बना लीजिए कि AFC कैसे बनता है, AVC कैसे बनता है और साथ में SAC कैसे बनता है। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से जो हमारा हमने पढ़ा था ना AFC कैसा होता है, ये आयताकार अति परवलय वक्र होता है, क्योंकि आप देख रहे हो ये निरंतर कैसी हुई होती है, घटती हुई होती है, शून्य नहीं होती लेकिन घटती हुई होती है। AVC हमारा होता है इस तरीके से AVC यू आकार का। पहले लागतें क्या होती हैं, घटती हुई होती हैं, फिर न्यूनतम होने के बाद बढ़ने लगती है और ये होता है हमारा AC। ठीक है, तो ये तीनों के आप वक्र बना के भी इसको समझा सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। ये बात तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर ली कि अल्पकाल में क्या होती है, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतें होती है, लेकिन दीर्घकाल में स्थिर लागतें नहीं होती, क्योंकि दीर्घकाल समय की लंबी अवधि होती है, इसमें केवल परिवर्तनशील लागतें ही पाई जाती है। तो आपको आंसर इस तरह से लिखना है, नहीं, स्थिर आगतों की लागत को क्या कहते हैं, स्थिर लागत, परंतु दीर्घकाल में सभी आगतें कैसी होती हैं, परिवर्तनशील, अर्थात सभी आगतों की मात्रा को परिवर्तित किया जा सकता है। दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत नहीं होती, इसलिए कोई स्थिर लागत भी नहीं होती, स्थिर साधन नहीं होते तो स्थिर साधनों की लागत भी नहीं होती, केवल कैसी लागतें होती है, परिवर्तनशील लागतें होती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी हमें आगे के प्रश्न भी तो सॉल्व करने हैं, इसके लिए हम दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये जो सारे क्वेश्चन आंसर हमने पढ़े हैं इनको अपनी कॉपी में नोट करना है, जो भी डायग्राम बनाए हैं, जो भी सारणी बनाई है उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है और समझना है। मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है। थैंक यू।